Assalamualaikum. This is me Muhammad Ismail and you are watching my YouTube channel Nursing with MS Smile Tutorial. I hope that you will be all as British and good as morning flowers. आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो स्पेशल सेंसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी के ऊपर है। स्पेशल सेंसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी 5 to 6 होते हैं जिसे एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। मगर जो हमारे पास BSN के कोर्स टाइटल में इंक्लूड है तो उसमें से दो सेंसेस को स्पेशल सेंसेस को जेनरिक BSN के कोर्स टाइटल में इंक्लूड किया है। द फर्स्ट वन एज आई एंड द सेकंड वन एज एयर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्पेशल सेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी आई की एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के साथ साथ मेजर डिसऑर्डर ऑफ द ह्यूमन आई को भी एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। आई होप दैट यू विल गेट सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स रिगार्डिंग YY एंड MCQs एज वेल। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारे पास है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। एट द एंड ऑफ दिस सेशन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आई एम फुली कन्विंस के इस सेशन को अटेम्प्ट करने के बाद आप सब हज़रात इस काबिल हो जाएंगे डिफ़ाइन द की टर्म्स के आई के एनाटमी के हवाले से या फिजियोलॉजी के हवाले से जितने भी की टर्म्स है उसको आप इजीली डिफ़ाइन कर पाएंगे। डिस्क्राइब आई एंड टर्म ऑफ स्ट्रक्चर रिलेटेड टू विजन के विजन में जो स्ट्रक्चर होते हैं विजन जो स्ट्रक्चर विजन को प्रोवाइड करता है उसको आप लोग क्या करेंगे इजीली डिस्क्राइब करेंगे। साथ ही साथ इसकी एसेसरी स्ट्रक्चर को आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। डिस्कस इमेज फॉर्मेशन बाय डिस्क्राइबिंग रिफ्रैक्शन एकोमोडेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ द पुपिल कि आप लोग इमेज की फॉर्मेशन किस तरह से होती है इजीली आप लोग डिस्क्राइब कर पाएंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है एकोमोडेशन क्या होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द पुपिल क्या होते हैं। ये सब चीज़ें आप लोग इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डार्क एडाप्टेशन एंड लाइट एडाप्टेशन जो कि एक इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि डार्क एडाप्टेशन एंड लाइट एडाप्टेशन क्या होती है आप लोग इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। एसेसरी स्ट्रक्चर ऑफ द आई। सबसे पहले हम एसेसरी स्ट्रक्चर ऑफ द आई को देखते हैं। उसमें सबसे पहले हम आई लीड को एक्सप्लेन करते हैं। द अपर एंड लोअर आई लीड आर पल्पेब्राई। MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि द अपर एंड लोअर आई लीड आर कॉल्ड पल्पेब्राई प्रोटेक्ट द आई। आई लीड क्या होते हैं अपर एंड लोअर आई लीड्स होते हैं जिसको हम पल्पेब्राई बोलते हैं। वो क्या करते हैं आई को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम रास्ते पे जा रहे हैं अचानक से तेज़ हवा आ जाए तो हम क्या करते हैं अपने आंखों को बंद करते हैं कि कोई भी रेत वगैरह हमारे आंखों में ना चला जाए। तो ये आई लीड हमारे आंखों को हम क्लोज करते हैं। आई लीड हमारे आंखों के ऊपर आ जाते हैं ताकि क्या हो जाए हमारे आई जो है वह प्रोटेक्ट हो जाए किसी भी टाइप की इंजरी से। तो उसको आई लीड बोलते हैं। जो अपर एंड लोअर आई लीड बोथ होते हैं वह क्या करते हैं हमारे आंखों को प्रोटेक्शन देते हैं। पल्पेब्रल फिशर एज द स्पेस बिटवीन द आई लीड। अब पल्पेब्रल फिशर क्या है? पल्पेब्रल फिशर वो स्पेस है अपर एंड लोअर आई लीड के बीच जो स्पेस होता है जो डिस्टेंस होता है उसको हम पल्पेब्रल फिशर बोलते हैं। और याद रखिए कि ये स्पेस कितना होता है तो ये स्पेस 28 से लेकर 30 मिलीमीटर वाइड होती है जबकि 8 से लेकर 10 मिलीमीटर क्या होती है इसकी हाइट होती है। वैल्यू भी इम्पॉर्टेंट है आप लोग याद रखिएगा कि अपर एंड लोअर आई लीड के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसकी विड्थ होती है कितनी 28 to 30 मिलीमीटर जबकि उसकी हाइट होती है 8 से लेकर 10 मिलीमीटर के भी दरमियान। द एंगल बिटवीन द आई लीड आर लेटरल एंड मीडियल lateral and medial commissures are outer and inner canthus are canthi। अब एंगल जो होती है जहाँ पर टू आईलिड क्या होते हैं मीट होते हैं जहाँ पर मिलते हैं तो वो एक एंगल बनाती है और इसको हम कैंथस आर कैंथाई बोलते हैं। अब आते हैं कंजक्टिवा के ऊपर के व्हाट इज कंजक्टिवा। कंजक्टिवा एज अ थिन mucous membrane of stratified columnar epithelium with goblet cell, the one that lines the inner aspect of the palpebra is called palpebral conjunctiva and the other which covers the sclera but not the cornea is known as bulbar conjunctiva। कंजक्टिवा क्या होती है? थिन म्यूकस मेम्ब्रेन है जो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियल सेल के साथ साथ गॉबलेट सेल का बना हुआ होता है। कितने होते हैं? 2 इन नंबर होते हैं। एक होता है जो क्या करते हैं पल्पेब्राई
को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। पल्पेब्राई को जिसने कवर किया होता है तो उसको हम पल्पेब्रल कंजक्टिवा, जबकि एक ने क्या होता है, स्केलेरा को क्या है, कवर किया है, मगर स्केलेरा को ओनली कवर किया होता है, कॉर्निया को कवर नहीं किया होता है, उसको हम बल्बर कंजक्टिवा बोलते हैं। इसके बाद आते हैं आई लैशेज एंड आईब्रोज। बोथ ऑफ देम प्रोटेक्ट द आई बॉल फ्रॉम द फॉरिजन ऑब्जेक्ट एंड स्वीट सेबेशियस ग्लैंड एट द बेस ऑफ द हेयर फॉलिकल ऑफ द आई लैशेज। अब आई लैशेज एंड आईब्रोज क्या है, ये दोनों प्रोटेक्ट करते हैं हमारे आई बाल को, जो बालनुमा स्ट्रक्चर है आई की, उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। आई किस टाइप की होती है, बालनुमा स्ट्रक्चर होती है। अगर आई के 6 पार्ट किए जाए तो ओनली 1 पार्ट जो है वो हमें बाहर नज़र आ रहा है, 5 गुना जो है वो हमें नज़र नहीं आता है, तो वो एक बालनुमा स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये आई लैशेज एंड आईब्रोज क्या करते हैं, इस बालनुमा स्ट्रक्चर को, आई बाल को क्या करते हैं, फॉरिजन ऑब्जेक्ट से और साथ ही साथ स्वीट से, जो स्वीट की सिक्रीशन होती है, जो स्वीट सिक्रीट आउट होता है, कि वो आई बाल में ना चला जाए, उससे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। सेबेशियस ग्लैंड एट द बेस ऑफ द हेयर फॉलिकल्स ऑफ द आई लैशेज कॉल्ड द सेबेशियस सेलेरी ग्लैंड। अब ये बाल जो होते हैं, जो आई लैशेज एंड आईब्रोज जो होते हैं, वहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, उस ग्लैंड को हम सेबेशियस सेलेराई ग्लैंड बोलते हैं। सेबेशियस ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो आयल को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जिसे हम सीबम बोलते हैं। तो वो आई में जो सेबेशियस ग्लैंड है, जो कहाँ पर होती है, आई लैशेज एंड आईब्रोज के बेस पर होती है, तो उस ग्लैंड को हम सेबेशियस सेलेराई ग्लैंड बोलते हैं, जो क्या करते हैं, सीबम को रिलीज करते हैं। एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शन ऑफ दिस ग्लैंड रिजल्ट इन हार्डियोलम और स्टाई। अभी वाइवा के लिहाज से, वाइवा एमसीक्यूज के लिहाज से, वाइवा में ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिहाज से, कि व्हाट इज हार्डियोलम आर स्टाई। तो याद रखिए हार्डियोलम आर स्टाई, STYE, स्टाई, ये क्या होता है, हार्डियोलम आर स्टाई इस ग्लैंड की, सेबेशियस सेलेरी ग्लैंड, जो कि ऑन द बेस ऑफ आई लैशेज एंड आईब्रोज प्रेजेंट होती है, इसकी इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टाई बोलते हैं। जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये स्टाई है और हार्डियोलम है। इसकी काज की वजह क्या होती है, अगर ये भी पूछ सकता है, तो इसकी काजिंग के 3 वजूहात हो सकते हैं। एक तो ये कि कोई भी सेबेशियस ग्लैंड, आयल ग्लैंड क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, उसकी वजह से उस ग्लैंड के अंदर क्या हो जाती है, बैक्टीरिया ग्रो करती है, तो उस वजह से भी स्टाई काज हो सकती है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस की वजह से, और हार्मोनल चेंजेस के अलावा और स्ट्रेस की वजह से भी क्या हो जाती है, स्टाई काज हो सकती है। The lacrimal apparatus. The lacrimal apparatus is a group of structures that produce and drain lacrimal fluid or tears. Lacrimal apparatus क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है, ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर है, जो lacrimal fluid को ड्रेन करती है और प्रोड्यूस भी करते हैं। साथ साथ lacrimal fluid को हम tears भी बोलते हैं। lacrimal fluid उसको इस वजह से बोलते हैं कि ये lacrimal gland से सिक्रीट होते हैं, जिसे हम tears बोलते हैं, आंसू। The lacrimal gland secrete tears which drain into the excretory lacrimal duct. उसके बाद क्या होता है, जब आंसू, टीयर्स या लेक्रिमल फ्लूइड हमारे पास सिक्रीट हो जाए, तो वो कहाँ जाती है, लेक्रिमल डक्ट में, दैट एम्प्टी एट ऑन टू द सरफेस ऑफ द कंजक्टिवा ऑफ द अपर लीड। और इसको फिर लेक्रिमल डक्ट कहाँ पर एम्प्टी करते हैं, कंजक्टिवा ऑफ द अपर आई लीड पर। आफ्टर पासिंग द एंटीरियर सरफेस ऑफ द आई बॉल, और फिर आई बॉल के एंटीरियर सरफेस से पास होने के बाद इट एंटर्स इनटू एन ओपनिंग, एक ओपनिंग में एंटर हो जाती है, जिसे हम लेक्रिमल फंक्ट्रम बोलते हैं। और लेक्रिमल फंक्ट्रम के बाद देन टू द लेक्रिमल कैनाल्स, and then from lacrimal canal to lacrimal sac, and then from lacrimal sac to the nasolacrimal duct. This duct carries the tears into the nasal cavity, और ये डक्ट फिर लेकर जाती है टीयर्स को कहाँ, नेजल कैविटी में, जस्ट inferior टू द inferior nasal concha। कहाँ पर, नेजल कैविटी में, कहाँ पर, inferior टू द nasal concha। नेजल concha क्या है, नेजल concha नेजल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको हम रिस्पायरेटरी सिस्टम में एक्सप्लेन कर चुके हैं। The infection of the lacrimal sac is called dacryocystitis.
अब इसकी इन्फेक्शन को, इस लेक्रिमल सैक के इन्फेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, वाइवा के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि द इन्फेक्शन ऑफ लेक्रिमल सैक इज कॉल्ड डेक्रोसाइस्टेटिस। डेक्रोसाइस्टेसिस अगर वाइवा में पूछा जाए क्या होता है, तो ये इन्फेक्शन ऑफ द लेक्रिमल सैक है which result in the blockage of the nasolacrimal duct। और जब डेक्रोसाइस्टेसिस हो जाए तो उसके रिजल्ट में क्या हो जाता है, नेजोलेक्रिमल डक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम सम म्यूकस, अगर टीयर्स की बात की जाए तो म्यूकस के अलावा टीयर्स कंटेन लाइसोजाइम एंड बैक्टीरियोसाइडल। तो टीयर्स में क्या क्या प्रेजेंट होती है, एक तो म्यूकस प्रेजेंट होती है, अपार्ट फ्रॉम द म्यूकस और क्या होती है, इसमें लाइसोजाइम होती है और बैक्टीरियोसाइडल होती है। बैक्टीरियोसाइडल क्या होती हैं, जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, और लाइसोजाइम भी हमारे पास क्या करते हैं, इम्यूनिटी में हेल्प आउट करते हैं। डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसको, कि जो हमारे पास डायग्राम दिया है लेक्रिमल अपैरेटस का। लेक्रिमल अपैरेटस हमने पहले बोल दिया कि लेक्रिमल अपैरेटस क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं लेक्रिमल फ्लूइड को और टीयर्स को, और इसके साथ साथ इसको प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करती है। तो ये लेक्रिमल ग्लैंड है जो अपर आई लीड पर प्रेजेंट होती है। अभी लेक्रिमल ग्लैंड क्या करेगा, एक्सक्रीटरी डक्ट ऑफ लेक्रिमल ग्लैंड, ये जो नज़र आ रहा है लेक्रिमल ग्लैंड की एक्सक्रीटरी डक्ट को हमने पहले बात की कि लेक्रिमल ग्लैंड देगा एक्सक्रीटरी डक्ट ऑफ लेक्रिमल ग्लैंड को। एक्सक्रीटरी ग्लैंड ऑफ लेक्रिमल डक्ट किस चीज़ को देगा, लेक्रिमल पेंक्टम को। देन फ्रॉम द लेक्रिमल पेंक्टम, from here from the lacrimal punctum to the lacrimal canal, this one from the lacrimal canal then to the नेजोलेक्रिमल डक्ट। ये क्या है, नेजोलेक्रिमल डक्ट है। नेजोलेक्रिमल डक्ट से पहले हमने बात की है कि लेक्रिमल सैक होती है। फर्स्ट क्या हो गया, लेक्रिमल ग्लैंड ने क्या किया, सिक्रीट किया। लेक्रिमल ग्लैंड ने जैसे ही सिक्रीट किया लेक्रिमल फ्लूइड को, जिसे हम टीयर्स भी बोलते हैं, वो ये देगा किस चीज़ को, एक्सक्रीटरी डक्ट ऑफ लेक्रिमल ग्लैंड को। ये जो नज़र आ रहा है एक्सक्रीटरी डक्ट ऑफ लेक्रिमल ग्लैंड देगा लेक्रिमल पेंक्टम को, जो हमने बात की थी लेक्रिमल पेंक्टम को। देन फ्रॉम द लेक्रिमल पेंक्टम टू द लेक्रिमल सैक, and then from lacrimal sac to the lacrimal canal, and then from lacrimal canal to the nasolacrimal duct, and then from nasolacrimal duct से जाएगा कहाँ पर, inferior meatus ऑफ नेजल कैविटी। मेटस क्या है, जो हमने कोंकाई की बात की थी, तो थ्री कोंकाई होते हैं हमारे पास, जिसे हम कोंचा भी बोल सकते हैं, नेजल कोंचा, जो नेजल कैविटी में प्रेजेंट होती है। जब वो तीन कोंकाई और कोंचा एक साथ मिल जाए तो इसको हम मेटस बोलते हैं। तो ये लेकर जाएगा कहाँ पर, इंफीरियर मेटस पे, जो कहाँ मौजूद होती है, नेजल कैविटी में प्रेजेंट होती है। एक्सट्रेंसिक आई मसल, अब आई मसल्स की बात करते हैं कि आई में हमारे पास 6 एक्सट्रेंसिक मसल्स होते हैं, 6 मसल्स एंड नंबर होते हैं, जो द मोस्ट एक्टिव एंड सेंसिटिव मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी कहलाती है। देखिए, जब भी कोई बात करते हैं तो बोलते हैं पलक झपकते ही काम हुआ, यानी कि अंक के एक इशारे में ही काम कर दिया। तो इससे मुराद क्या है कि जो अंक होती है वो बहुत ज़्यादा जल्दी उसकी मसल क्या करती है, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन करती है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द एक्टिव एंड सेंसिटिव मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी है। तो इस वजह से हम हर जगह बोलते हैं क्या, पठान बोलते हैं कि दस्तरगु इशारा के, और लोग कहते हैं फलक झपकते। तो इससे मुराद भी यही है। इससे हम समझ सकते हैं कि ये जो मसल्स होते हैं, एक्सट्रेंसिक आई मसल जो है, ये क्या है, मोस्ट सेंसिटिव मसल्स एंड मोस्ट एक्टिव एंड फास्ट कंट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सेशन मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी है। तो कितने मसल्स होते हैं, 6 टाइप के मसल्स होते हैं। सुपीरियर रेक्टस जो अपर की तरफ होती है उसे हम सुपीरियर रेक्टस, जो लोअर आईलिड पे होती है इसको हम इंफीरियर रेक्टस, जबकि साइडों पे जो होती है लेटरल रेक्टस, जो मिडल पे होती है मिडल रेक्टस,
सुपीरियर ओब्लिक एंड इन्फीरियर ओब्लिक। 6 टाइप के मसल्स होते हैं, कौन कौन से? सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस, सुपीरियर ओब्लिक एंड इन्फीरियर ओब्लिक। दे कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ईच आई। वो क्या करते हैं? आई की किस चीज़ को, आई की मूवमेंट को क्या करती है? कंट्रोल करती है। और इसके साथ साथ एंड होल्ड द आई इन द आर्बिट, और जो आर्बिट है, जिस आर्बिट में आई प्रेजेंट होती है, इसमें होल्ड करके रखी हुई होती है इन 6 इंट्रिंसिक मसल्स ने। दे आर सप्लाई बाय द क्रेनियल नरो नंबर 13, नरोज नंबर 3, 4 एंड 6। एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि जो नेजल कैविटी में होल्ड किया हुआ है, नेजल कैविटी में नहीं, आई कैविटी में, आई आर्बिट में आई को जो है क्या किया हुआ है? होल्ड किया है मसल्स ने। उस मसल को कौन से नरोज जो है वो सप्लाई होते हैं? तो क्रेनियल नरोज होते हैं। और फिर क्रेनियल नरोज में नरोज नंबर 3, 4 एंड 6 नरोज जो होते हैं वो सप्लाई कर रहे होते हैं एक्सट्रेंसिक मसल्स ऑफ द आई को। एक्सट्रेंसिक आई मसल्स डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं। एंटीरियर व्यू जो दिया हुआ है, एंटीरियर व्यू में अपर सुपीरियर जो अपर की तरफ होती है सुपीरियर रेक्टस बोलते हैं, और जो उब्लीक होती है तो उसे हम सुपीरियर उब्लीक मसल्स बोलते हैं। जबकि साइड ऊपर जो होती है तो लेटरल रेक्टस, एंड मीडियल्स पे जो होती है मीडियल रेक्टस। जो इन्फीरियर साइड पर होती है इन्फीरियर उब्लीक होती है, एक ये जो नज़र आ रहा है इन्फीरियर उब्लीक एंड इन्फीरियर रेक्टस। तो ये कितने होते हैं? 6 टाइप के मसल्स होते हैं। एनाटमी ऑफ द आई बॉल। अब आई बॉल की एनाटमी को देखते हैं, जो कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एक बालनुमा स्ट्रक्चर है। मैंने जैसे आप लोगों को पहले बता दिया कि अगर आई के 6 पोर्शन किए जाए तो जस्ट एक पार्ट इसको हमें नज़र आ रहा है, बाकी जो 5 पार्ट्स है वो बैक साइड पे हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो इसकी एनाटमी को देखते हैं। द एडल्ट आई बॉल मेजर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर 1 इंच एंड डायमीटर। एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि एक एडल्ट की आई बॉल की अगर साइज़ की बात करें तो कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर यानी 1 इंच एंड डायमीटर होती है। द आई बॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। अब ये आई बॉल कितने लेयर्स पर मुश्तमिल होती है? 3 लेयर्स पर। द फर्स्ट वन इज ट्यूनिका फाइब्रोसा। जहाँ पर भी ट्यूनिका और ट्यूनिक का नेम आ जाए तो समझिए कि ये लेयर की ही बात हो रही है। तो फर्स्ट लेयर ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड ट्यूनिका फाइब्रोसा और फाइब्रस ट्यूनिका, या इसको हम स्क्लेरोटिक लेयर भी बोल सकते हैं। कौन सा लेयर बोल सकते हैं हम इसको? स्क्लेरोटिक लेयर हम भी इसको बोल सकते हैं, स्क्लेरोटिक लेयर। इसके बाद हमारे पास है ट्यूनिका वेस्कुलरोसा और वेस्कुलर ट्यूनिक। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ट्यूनिक का जहाँ पर भी बात आ जाए तो आप लोग समझिएगा कि ये किस चीज़ की बात हो रही है? लेयर की बात हो रही है। जो दूसरा लेयर है वो ट्यूनिका वेस्कुलरोसा। वेस्कुलरोसा से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसमें क्या होते हैं? वेसल प्रेजेंट होते हैं। और इस लेयर को हम ट्यूनिका वेस्कुलरोसा और वेस्कुलर ट्यूनिक के अलावा क्या बोल सकते हैं? क्रोइड लेयर भी बोलते हैं। एंड देन ट्यूनिका इंटरना, जो सबसे इनरमोस्ट लेयर ऑफ द आई बॉल है, जिसे हम ट्यूनिका इंटरना और रेटिना भी बोलते हैं, और इसको हम रेटिनल लेयर भी बोलते हैं। आगे जाकर तीनों लेयर को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन एज ट्यूनिका फिब्रोसा। ट्यूनिका फिब्रोसा को हम दूसरा क्या नाम बोल सकते हैं? स्क्लेरोटिक लेयर। एट इज टफ आउटरमोस्ट आई बॉल लेयर। ये सबसे आउटरमोस्ट टफ आई बॉल का जो फर्स्ट लेयर है इसको हम ट्यूनिका फिब्रोसा बोलता है। डिवाइड इनटू 2 रीजन, जिसको 2 रीजन में हमने डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज स्केलेरा एंड द सेकंड वन इज कॉर्निया। ट्यूनिका फिब्रोसा को 2 रीजन में डिवाइड किया है, स्केलेरा एंड कॉर्निया। द फर्स्ट वन इज स्केलेरा। स्केलेरा इज द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम स्केलर विच मीन हार्ड। White of the eye covers most of the eye surface composed of collagen and elastic fibers. Optic nerves exist from sclera at the back of eye. अब ये क्या है? स्केलेरा क्या है? वाइटिश पार्ट जो हमारे आई में हमें नज़र आ रहा होता है उसको हम स्केलेरा बोलते हैं। आगे जाके डायग्राम के थ्रू इसको भी समझेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा कि स्केलेरा ट्यूनिका फिब्रोसा का रीजन है।
जो टू रीजन है उसमें फर्स्ट रीजन जो है स्केलेरा है, जिसे हम वाइटिश पार्ट ऑफ द आई बोलते हैं, जो किस चीज़ पर मुश्तमिल होती है, कोलाजिन एंड इलास्टिक फाइबर पे। और जो नर्व्स जो है स्केलेरा से जो है एग्जैक्ट होते हैं, बाहर निकलते हैं, वो बैक ऑफ द आई पर निकलते हैं। द सेकंड वन इज कॉर्निया। Cornea is the anterior transparent region of modified sclera that admits light into the eye। अब कॉर्निया क्या है? कॉर्निया वाइटिश पार्ट के अंदर क्या होती है, एक ट्रांसपेरेंट रीजन है जो क्या करती है, लाइट को क्या करती है, एडमिट करती है आई में। एट द जंक्शन ऑफ द स्केलेरा एंड कॉर्निया इज एन ओपनिंग कॉल्ड स्केलेरल वेनस साइनोस। इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से कि स्केलेरा और कॉर्निया के बीच में एक क्या होती है, ओपनिंग होती है। उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, स्केलेरल साइनोस बोलते हैं। स्केलेरल वेनस साइनोस और कैनल ऑफ स्केलम बोलते हैं। अ फ्लूइड कॉल्ड एक्वस हैमर ड्रेन्स इनटू दिस साइनोस। साइनोस किस चीज़ को बोलते हैं, होल को बोलते हैं, ओपनिंग को बोलते हैं। और जो एक्वस हैमर क्या है, ये फ्लूइड है, आगे जाकर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये एक्वस हैमर फ्लूइड जो होती है वो इसी साइनस के थ्रू क्या होती है, ड्रेन होती है। ट्यूनिका विस्कुलोसा को हम वस्कुलर लेयर भी बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, क्राइड लेयर ऑफ द आई बॉल भी बोलते हैं, जो सेकंड लेयर ऑफ द आई बॉल है। और इसके अलावा आल्सो कॉल्ड यूविया भी हम इसको बोलते हैं। एज द मिडल लेयर कंसिस्ट ऑफ द क्राइड, सिलरी बॉडी एंड आइरिस। इस लेयर में क्या होते हैं, कंसिस्ट होती है क्राइड पे, इसकी वजह से हम इसको क्राइड लेयर भी बोल सकते हैं। सिलरी बॉडी होती है और आइरिस या आइरिस पर मुश्तमिल होती है। द फर्स्ट वन इज कोराइड। कोराइड क्या है, थिन डार्क वस्कुलर लेयर बिहाइंड द रेटिना। Choroid also contain melanocytes that produce the pigment melanin, which absorbs stray light to prevent reflection and scattering of light within the eyeball। अब इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी, वाइवा के लिहाज से भी, कि क्राइड क्या होती है, ये कंटेन होती है मेलानोसाइट सेल्स पे। और ये मेलानोसाइट क्या करते हैं, पिगमेंट को प्रोड्यूस करती है। किसी के आंखों का कलर क्या होता है, इसको हम रेनबो भी बोल सकते हैं। आगे जाकर आइरिस में या आइरिस में हम क्या कर देंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें क्या होते हैं, मेलानोसाइट्स होते हैं। मेलानोसाइट्स क्या करते हैं, पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं। उसकी वजह से किसी के आंखों का कलर जो है वो ग्रीन होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का डार्क होता है, किसी का ब्लैक होता है। तो ये किस चीज़ की वजह से होता है, मेलानोसाइट्स की वजह से होता है। और ये मेलानोसाइट क्राइड में प्रेजेंट होती है, जो क्या है, ट्यूनिका विस्कुलोसा का पार्ट है, विस्कुलोसा का रीजन है। That produce the pigment melanin which absorbs stray light to prevent reflection and scattering of light within the eyeball. Albinos lack melanin and thus need to wear sunglasses to minimize the perception of bright glare। अब एल्बिनोस क्या होता है, लेक मेलानिन। अब किसी के मेलानिन ना हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्बिनोस। लेक मेलानिन क्या होती है, इसमें क्या होती है, हम फिर क्या करते हैं कि सन ग्लासेस को हम क्या करते हैं, वेयर करते हैं, ताकि जो परसेप्शन ऑफ द ब्राइट ग्लेयर है वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। अगर किसी के आंखों का कुछ मसला हो, मेलानिन उसमें सीक्रेट नहीं हो रहा हो, तो उस मेलानिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा हो, मेलानोसाइट सेल्स ना हो, तो उसको हम बोलते हैं एल्बिनोस लेक मेलानिन। सेलरी बॉडी, जो कि सेकंड रीजन ऑफ द क्राइड लेयर और वेस्कुलोरोसा लेयर की है। अ थिन एक्सटेंशन ऑफ द क्राइड दैट फॉर्म्स अ मस्कुलर रिंग अराउंड द लेंस। क्या होता है, ये एक थिन एक्सटेंशन है जो क्या करती है, मस्कुलर रिंग को क्या करती है, क्राइड फॉर्म अ मस्कुलर रिंग अराउंड द लेंस। जो लेंस होती है, लेंस कहाँ पर होती है, किस टाइप की होती है, उसको भी हम आगे जाकर इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट देखने के बाद आप लोगों को किसी भी टाइप का मसला नहीं होगा। यहाँ पर आप याद रखिए कि सेलरी बॉडी क्या होती है, सेलरी बॉडी अ थिक एक्सटेंशन ऑफ द क्राइड। अब क्राइड से क्या होती है, एक एक्सटेंशन हो जाती है, थिक एक्सटेंशन, जो मस्कुलर रिंग जो है वो फॉर्म करती है अराउंड द लेंस। इसको हम बोलते हैं सेलरी बॉडी। आगे जाकर डायग्राम में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये
इट सपोर्ट द आइरिस एंड लेंस, और ये क्या करती है, सपोर्ट करती है आइरिस को एंड लेंस को। द सेलरी बॉडी कंसिस्ट ऑफ सेलरी मसल एंड सेलरी प्रोसेस। अब सेलरी बॉडी में क्या होते हैं, सेलरी मसल्स होते हैं और सेलरी प्रोसेसेस होते हैं। द सेलरी मसल एज अ सर्कुलर बैंड ऑफ स्मूथ मसल। अब ये सेलरी मसल जो होते हैं ये क्या है, ये कौन से मसल है, स्मूथ मसल होते हैं। एट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन चेंजेस द टाइटनेस ऑफ द सस्पेंसरी लिगामेंट जोनुलर फाइबर्स। अब जोनुलर फाइबर्स क्या है, जोनुलर फाइबर्स लिगामेंट होते हैं जिसने होल्ड किया होता है लेंस को, किस चीज़ को, लेंस को, जो सेलरी बॉडी के साथ अटैच होते हैं। तो वो इसको क्या, और उस लिगामेंट को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं। एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि वो लिगामेंट जिसने लेंस को होल्ड किया होता है किस चीज़ के साथ, सेलरी बॉडी के साथ, उसको हम सस्पेंसरी लिगामेंट और जोनुलर फाइबर्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, लेंस को होल्ड किया हुआ होता है इसने सेलरी बॉडी के साथ। alters the shape of the lens adapting it for near and far vision। और ये लिगामेंट जो होते हैं, मसल जो होते हैं, क्या करते हैं, जब हम किसी नज़दीक या दूर की चीज़ को देखते हैं तो इस लेंस को क्या करते हैं, अडाप्टिंग करते हैं। कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इसको क्या करते हैं, लेंस को बड़ा एंड छोटा करने में हेल्प करते हैं। इट इज़ कंट्रोल बाय क्रैनियल नर्व नंबर 3 एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। और इसको कंट्रोल कौन करता है, क्रैनियल नर्व में कौन सा नर्व नंबर 3, एंड इसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है इसको कंट्रोल करते हैं। किस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, जोनुलर फाइबर्स को, या इसको हम सस्पेंसरी लिगामेंट्स भी बोल सकते हैं। द सेलरी प्रोसेस आर द एक्सटेंशन ऑफ द सेलरी बॉडी। अब सेलरी प्रोसेस क्या है, जो सेलरी बॉडी होती है वो ऐसे एक्सटेंड हुई होती है, तो उस एक्सटेंशन को हम क्या बोलते हैं, सेलरी प्रोसेस बोलते हैं। epithelial cells together with blood capillaries and the ciliary process secrete aqueous humor। अब epithelial cells, जिस तरह हमने पहले बात की कि epithelial cells होते हैं और साथ ही साथ goblet cells होते हैं, तो वो epithelial cells मिलते हैं blood capillaries के साथ, कहाँ पर, ciliary process में। ciliary process में मिल जाते हैं epithelial cells और दूसरा क्या, ब्लड कैपिलरीज, तो वो सिक्रीट करते हैं एक्वस हैमर को। एक्वस हैमर्स क्या है, वो फ्लूइड है जो आंख के अंदर प्रेजेंट होती है। जब अगर कुर्बानी के दौरान जब जानवर को ज़बह करते हैं तो आप लोगों ने नोट किया हुआ होगा कि जब हम आई को निकालते हैं, आंख को निकालते हैं, तो उसको क्या करते हैं, इस पर वो दबाते हैं और हर एक हिस्सा जो होते हैं 4-5 हिस्से बनाते हैं कुर्बानी के दौरान, तो उसके ऊपर ये एक्वस हैमर हम हर एक हिस्से के ऊपर डालते हैं ताकि इंसाफ हो जाए। तो वह फ्लूइड जो होता है आंख से जो निकलते एक एक हिस्से के ऊपर जो डालते हैं, तो वह फ्लूइड कौन सा फ्लूइड होता है, एक्वस हैमर फ्लूइड ही कहलाता है, जो कुर्बानी के दौरान हम आंख को तोड़ते हैं और आंख से निकाल कर क्या करते हैं, एक एक हिस्से के ऊपर डालते हैं ताकि इंसाफ हो जाए। तो वह फ्लूइड कौन सा फ्लूइड होता है, एक्वस हैमर फ्लूइड ही होता है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेलरी प्रोसेस आर सस्पेंसरी लिगामेंट अटैच टू द लेंस। अब सेलरी बॉडी से पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि सेलरी बॉडी से आगे क्या होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं। वो लिगामेंट्स अटैच हुए होते हैं लेंस को, और वो लेंस को अटैच हुए होते हैं ताकि जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हो या करीब के ऑब्जेक्ट्स हो, उसको जो हम जब हम फोकस करते हैं, देखते हैं, तो लेंस को छोटा करते हैं या बढ़ाने में पपिल को क्या करते हैं, मदद करते हैं। The third one and the last one of the second layer is the iris or iris, जिसको हम रेम्बो भी बोलते हैं। रेम्बो इसको किस वजह से बोलते हैं, कलर्स की वजह से, कि कितने कलर्स डिफरेंट लोगों के आई कलर जो होती है वो डिफरेंट होती है, तो वो आइरिस की वजह से होती है। और दूसरा जो मैंने आप लोगों को पिगमेंट बता दिया, मेलानोसाइट सेल जो होते हैं वो मेलानिन को सिक्रीट करते हैं, तो उसकी वजह से डिफरेंट लोगों के डिफरेंट आई कलर्स होती है। इस वजह से हम इसको रेम्बो यानी 7 कलर्स भी बोल सकते हैं। द कलर पोर्शन ऑफ द आई बाल का जो कलर पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। लोकेटेड बिटवीन द कार्निया एंड द लेंस, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, एनाटॉमिकल रीजन। एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है या वाइवा के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि द प्रेजेंट बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया इज कॉल्ड आइरिस। कहाँ पर प्रेजेंट होती है,
लेंस और कॉर्निया के बीच में एंड इज अटैच एट इट्स आउटर मार्जिन टू द सिलरी प्रोसेस और सिलरी प्रोसेस के साथ अटैच हुआ होता है थ्रू किस चीज़ की, लिगामेंट की थ्रू। उस लिगामेंट को हम क्या बोलते हैं, पहले भी मैंने आप लोगों को बता दिया, सस्पेंसरी लिगामेंट। एट कंटेन मेलानोसाइट, अब आयरिस में क्या होते हैं, अंदर मेलानोसाइट्स होते हैं एंड सर्कुलर एंड रेडियल स्मूथ मसल्स फाइबर। मेलानोसाइट्स होते हैं जो क्या करते हैं, मेलानिन को सिक्रीट करते हैं और साथ ही साथ स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं। द अमाउंट ऑफ मेलानिन इन द आयरिस डिटरमाइंस द आई कलर। अब आयरिस के अंदर मेलानिन जो होते हैं ये आई के कलर को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। डिफरेंट टाइप के लोग आप लोगों ने देखे हैं कि किसी के आई कलर जो होती है वो ग्रीन होती है, किसी के ब्लू होती है, किसी के डार्क ब्राउन होती है, किसी की ब्लैक होती है। तो ये कलर ये किस चीज़ की वजह से होती है, जो आयरिस के अंदर मेलानिन जो होती है उसकी वजह से हम इसको डिटरमाइन करते हैं कि मेलानिन क्या करते हैं, कलर दे रहा होता है आंखों को। द आइज अपीयर ब्राउन टू ब्लैक व्हेन मेलानिन कंसंट्रेशन इज हाई। इंतहाई इंपॉर्टेंट है वाइवा एंड एमसीक्यूज दोनों के लिहाज से कि जब अगर आई का कलर, आई हमें ब्राउन दिख रहा है या ब्लैक दिख रहा है तो याद रखिए कि इसके अंदर मेलानिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ग्रीन व्हेन मेलानिन कंसंट्रेशन इज मॉडरेट, और आई का कलर हमें दिख रहा होगा क्या, ग्रीन, अगर उसके अंदर मेलानिन की कंसंट्रेशन क्या हो, मॉडरेट हो यानी नॉर्मल हो। एंड ब्लू व्हेन मेलानिन कंसंट्रेशन इज लो, और अगर कोई आई, किसी पर्सन की आई क्या है, ब्लू है, तो याद रखिए कि उसके आयरिस के अंदर जो मेलानिन की कंसंट्रेशन है वो क्या है, लो है। तो ये तीन बातें जो है एमसीक्यूज एंड वाइवा के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। रिपीट करता हूं कि अगर मेलानिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो उस पर्सन की आई का जो कलर है वो ब्राउन होगा, अगर मॉडरेट हो तो ग्रीन होगा, और अगर मेलानिन की कंसंट्रेशन बिल्कुल लो हो तो उसके आई कलर क्या होगा, ब्लू होगा। रेटिना, रेटिना आर ट्यूनिका इंटरना या हम इसको रेटिनल लेयर भी बोलते हैं। द थर्ड एंड इनर लेयर ऑफ द आई बॉल इज द रेटिना, जो सबसे डीपेस्ट एंड थर्ड लेयर ऑफ द आई बॉल है इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना और रेटिनल लेयर आर ट्यूनिका इंटरना बोलते हैं। विच लाइन्स द पोस्टीरियर 3/4 ऑफ द आई बॉल, जो पोस्टीरियरली 3/4 जो होते हैं आई बॉल के उस पर प्रेजेंट होती है। एट एज द बिगिनिंग ऑफ द विजुअल पाथवे, ये विजुअल पाथवे की क्या है, विजन की क्या है, ये बिगिनिंग है, ये पाथवे है, यहाँ से स्टार्ट होती है विजुअलाइजेशन। The surface of the retina is the only place in the body where blood vessel and optic nerve can be directly seen through the pupil with the help of ophthalmoscope। इंतहाई इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर मेंशन है, द सरफेस ऑफ द रेटिना इज़ द ओनली प्लेस इन द बॉडी, कि जो रेटिना की सरफेस है वो हमारी बॉडी की वो ओनली सरफेस है वेयर ब्लड वेसल एंड अपटेक नरो, के जहाँ पर हम ब्लड वेसल और अपटेक नरो कैन बी डायरेक्टली सीन थ्रू द पोपिल, जिसको हम डायरेक्टली देख सकते हैं पोपिल के थ्रू, मगर नेकेड आई से नहीं, विद द हेल्प ऑफ ऑप्थेल्मोस्कोप। ऑप्थेल्मोस्कोप के थ्रू रेटिना ओनली प्लेस ऑफ द बॉडी है कि उस पर हम पोपिल के थ्रू विद द हेल्प ऑफ ऑप्थेल्मोस्कोप किस चीज़ को देख सकते हैं, ब्लड वेसल एंड अपटेक नर्व को। ऑप्थेल्मोस्कोप क्या है, ऑप्थेल्मोस्कोप एक डिवाइस है फ्लैश लाइटिंग, जिससे डिफरेंट टाइप की रेज निकलते हैं, जिससे पोपिल के थ्रू बैक ऑफ द आई हम क्या करते हैं, एग्जामाइन करते हैं, देखते हैं। The optic nerves leave the eyeball at the site known as the optic disc, और जहाँ से optic nerve eyeball से लीव करते हैं, ब्रेन में चली जाती है, उस जगह को हम optic disc बोलते हैं। The retina consists of a pigment layer and a neural layer। रेटिना क्या होती है, कंसिस्ट होती है पेगामेंटेड लेयर पर और न्यूरल लेयर पर। एक होता है पेगामेंटेड लेयर जहाँ पेगामेंट प्रेजेंट होती है, और एक होता है न्यूरल लेयर। The pigmented layer is a sheet of melanin containing epithelial cell located between the choroid and the neural part of the retina। अब pigmented layer क्या होता है, ये एक शीट है जो कंटेन होती है मेलानिन पे, लोकेटेड होती है choroid एंड न्यूरल पार्ट ऑफ द रेटिना के बीच।
अभी ये क्या है, आई लीड है हमारे पास, ये क्या है, पुपिल है जो होल है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑप्थेल्मोस्कोप अगर हम एग्जामाइन करना चाहे, देखना चाहे, तो ऑप्टिक नर्व एंड ब्लड वेसल को रेटिना की सरफेस पर देख सकते हैं। ये क्या है, वाइटिश पोर्शन ऑफ द आई इज कॉल्ड स्क्लेरा, और जो कलर पोर्शन है जहाँ पर मेलानिन या इसको हम रेम्बो जो हमने बताया था, तो इसको हम आइरिस और आइरिस बोलते हैं। ये जो अभी एक्सटेंशन हुई है, ये क्या है, सेलरी बॉडी जो एक्सटेंशन हुई तो सेलरी प्रोसेस जिसको हमने बोला था। उसके बाद ये क्या है, ये हमारे पास कॉर्निया है, आइरिस, लेंस, सेलरी बॉडी, और ये क्या है हमारे पास, स्क्लेरा और स्क्लेरोटिक लेयर, और ये जो बैक साइड पर जो सबसे लास्ट लेयर है ऑफ द आई बॉल है, इसको हम रेटिना और रेटिनल लेयर बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या है, जो वेस्कुलर लेयर हमने जो बताया था, और इसको हम कोराइड लेयर भी मैंने आपको बताया था, आप लोगों को बताया था कि हम कोराइड लेयर भी बोल सकते हैं, जहां पर वेसल प्रेजेंट होती है। और ये वेसल यानी कोराइड लेयर में क्या होती है, वेसल प्रेजेंट होती है, और ये वेसल क्या करती है, ये वेसल नरिशमेंट ऑफ द आई करती है। तो एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि कौन सा लेयर जो है वो नरिशमेंट करती है, तो नरिशमेंट जो करती है वो कोराइड लेयर और वेस्कुलर लेयर करती है। और बैक साइड ऑफ द आई पर क्या प्रेजेंट होती है, ऑप्टिक डिस्क प्रेजेंट होती है, जहां से ऑप्टिक न्यूरॉन निकलती है। द ऑप्टिकल कंपोनेंट, ऑप्टिकल कंपोनेंट को देखते हैं। द ऑप्टिकल कंपोनेंट ऑफ द आई आर ट्रांसपेरेंट एलिमेंट दैट एडमिट लाइट रेज, रिफ्रैक्ट, मीन बेंड देम एंड फोकस इमेज ऑन द रेटिना। ऑप्टिकल कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स है जो विजुअलाइजेशन में हेल्प करती हैं। द ऑप्टिकल कंपोनेंट ऑफ द आई ट्रांसपेरेंट एलिमेंट होती है जो लाइट रेज को एडमिट करती है या रिफ्रैक्ट करती है, बेंड करती है, और फोकस करती है इमेज को किस सरफेस पर, रेटिना की सरफेस पर। दे इंक्लूड द कॉर्निया, इसमें क्या क्या आते हैं, कॉर्निया आते हैं, एक्वस हैमर जो फ्लूइड होती है, आई फ्लूइड वो आती है, लेंस आता है, वेट्रस बॉडी आती है। एक होता है एक्वस हैमर, एक होता है वेट्रस हैमर और वेट्रस बॉडी। तो लेंस के आउटसाइड इंफीरियरली, लेंस से बाहर जो सरफेस होती है वहाँ पर जो फ्लूइड प्रेजेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं एक्वस हैमर, जबकि लेंस के अंदर, लेंस के एंटीरियर, लेंस के अंदर बैक साइड ऑफ द लेंस पर जो फ्लूइड प्रेजेंट होती है तो उसको हम वेट्रस फ्लूइड बोलते हैं। तो ये सारे चीज़ें क्या कहलाती हैं, ऑप्टिकल कंपोनेंट कहलाती है, जो इमेज को रेटिना की सरफेस पर फोकस करने में, रिफ्रैक्ट करने में या एडमिटिंग ऑफ लाइट में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। द एक्वस हैमर इज अ serous fluid secreted by the ciliary body and to the posterior chamber, a space between the lens and iris। एक्वस हैमर क्या है, ये एक serous fluid है जो सिक्रीट करती है क्या, ciliary body जिसको सिक्रीट करती है, और सिक्रीट कहाँ पर करती है, posterior chamber, posterior chamber में। कहाँ, कौन सी स्पेस पर, द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड आइरिस, आइरिस और लेंस के बीच पे जो स्पेस प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर चैम्बर कहलाता है। तो इस चैम्बर में कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एक्वस हैमर। इट फ्लोज थ्रू द पुपिल एंड टू द एंटीरियर चैम्बर, और पुपिल के थ्रू ये एंटीरियर चैम्बर में यही फ्लूइड चला जाता है। बिटवीन द आइरिस एंड कॉर्निया, और ये एंटीरियर चैम्बर जो होता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आइरिस एंड कॉर्निया के बीच। From here, it is absorbed by a ring-like blood vessel called the scleral venous sinus or canal scalum, जो हमने पहले बताए थे कि वहाँ से ये ड्रेन आउट होती है किस चीज़ के थ्रू, एक होल के थ्रू, उसको हम बोलते हैं sclerus venous sinus। The lens is suspended behind the pupil by a ring of fibers called the suspensory ligament। पहले भी हमने बात की थी इसकी कि जो लेंस को क्या करती है, सस्पेंड किया हुआ होता है, रिंग लाइक फाइबर स्ट्रक्चर है जिसे हम सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं, जिसने होल्ड किया है लेंस को। इट इज़ अबाउट 9 मिलीमीटर एंड डायमीटर। एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि उसकी डायमीटर कितनी होती है, 9 मिलीमीटर, एंड
3.6 मिलीमीटर थिक एट द मिडल, और मिडल में जो कितनी होती है थिकनेस जो होती है लेंस की, वो कितनी होती है 3.6 मिलीमीटर। तो एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि जो लेंस की डायमीटर होती है वो 9 मिलीमीटर, जबकि उसकी मिडल में उसकी थिकनेस जो होती है वो 3.6 मिलीमीटर की होती है। और लेंस याद रखिए कि किस टाइप का लेंस होता है, तो वो इस तरफ का लेंस होता है, इस तरह का डबल कन्वेक्स लेंस कहलाता है। कन्वेक्स लेंस क्या होता है, जो एक तरफ से ये हो गया कन्वेक्स, तो वो इस टाइप का होता है, तो डबल कन्वेक्स लेंस होता है। द vitreous body or vitreous hammer is a transparent jelly that fills the large space behind the lens. vitreous body और vitreous hammer क्या होती है, ये एक जेल नुमा स्ट्रक्चर होती है जो स्पेस बिहाइंड द लेंस, जो स्पेस होती है उसको फिल करते हैं। द न्यूरल कंपोनेंट, अब न्यूरल कंपोनेंट की बात करते हैं। पहले हमने बात की ऑप्टिक कंपोनेंट की, अब न्यूरल कंपोनेंट क्या है। द न्यूरल कंपोनेंट आर द रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। न्यूरल कंपोनेंट कौन कौन से हैं, रेटिना और ऑप्टिक नर्व है। रेटिना इज अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन अटैच एट ओनली 2 पॉइंट। द ऑप्टिक डिस्क वेयर द ऑप्टिक नर्व्स लीव द रेयर फंडस of the eye and the ora serrata, the junction between retina and ciliary body। अब रेटिना जो है हमारे पास 2 पॉइंट पर क्या होती है, जंक्शन होती है। 2 पॉइंट पर वो क्या होती है, मिली हुई होती है, मीट होती है। एक कौन सी पॉइंट पर, ऑप्टिक डिस्क पे, जिसको एक कौन सी पॉइंट पे, ऑप्टिक डिस्क पे, वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव्स, जहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स निकलती हैं ऑप्टिक डिस्क से आगे, जिसे हम जो बैक साइड पर प्रेजेंट होती है फंडस जिसे बोलते हैं। और दूसरा जंक्शन हो बिटवीन कहाँ होती है, ओरा सिराटा जिसे हम बोलते हैं, जो रेटिना जॉइन होती है। रेटिना जो है जंक्शन फॉर्म करती है किस चीज़ के साथ, सेलरी बॉडी और रेटिना के साथ जो जंक्शन होती है ओरा सिराटा बोलता है। The retina is passed smoothly against the rear of the eyeball by the pressure of the vitreous body. It can become detached pull away from the wall of the eyeball and some circumstances. It causes blurred vision. It leads to blindness if the retina remain detached for longer time from that. तो इसको याद रखिए कि रेटिना क्या होती है, रेटिना पर प्रेशर अप्लाई करती है विट्रस बॉडी और इसको बल्क अवे करती है। अगर ये ज़्यादा देर के लिए अगर ये बल्क अवे इसी तरह इससे डिटेक्ट हुई और इस जंक्शन ख़त्म हुआ, इससे दूर रहा, तो इसकी वजह से हमें ब्लाइंडनेस काज हो सकती है। डायरेक्टली पोस्टीरियर टू द सेंटर ऑफ द लेंस, कनेक्शन होती है डायरेक्टली पोस्टीरियर ऑफ द लेंस से ऑन द विजुअल एक्सिस ऑफ द आई। इट इज़ अ पैच ऑफ सेल कॉल्ड द मिकोला लूटिया। मिकोला लूटिया कहाँ पर होती है, ये रेटिना के बीच में प्रेजेंट होती है। अबाउट 3 मिलीमीटर एंड डायमीटर, उसकी डायमीटर कितनी होती है मिकोला लूटिया की, 3 मिलीमीटर एंड डायमीटर होती है। द सेंटर ऑफ द मिकोला इज अ टेनी पेट स्मॉल डिप्रेशन कॉल्ड फोविया। और अभी मिकोला की बीच में एक सेंटर होती है, उसे हम फोविया बोलते हैं, फोविया सेंट्रलिस भी बोल सकते हैं, विच कंटेन्स ओनली कोन्स, और वहाँ पर क्या होते हैं, कोन्स प्रेजेंट होते हैं। द फोविया सेंट्रलिस एज द एरिया ऑफ हाईएस्ट विजुअल एक्टिविटी और रेजोल्यूशन। और ये फोविया सेंट्रलिस अगर इस पर कोई इमेज फॉर्मेशन होती है तो वह हमें बिल्कुल साफ नज़र आती है। अभी क्या हुई, रेटिना पर प्रेजेंट होती है मिकोला, जहाँ पर अगर इमेज फॉर्मेशन हुई तो वह बिल्कुल साफ नज़र आती है। और रेटिना मिकोला के अंदर एक क्या होती है, डिप्रेशन प्रेजेंट होती है, उसे हम फोविया बोलते हैं। अगर फोविया पर हमारे पास रेज मिल गए और वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हुई तो वह अभी हमें सबसे ज़्यादा साफ जो नज़र आएगा वह रेटिना फोविया पर नज़र आएगा। तो इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से कि शार्पनेस ऑफ विजन जो होती है, शार्प विजन फॉर्मेशन जो होती है वो कहाँ पर होती है, वह फोविया के ऊपर होती है। और ये फोविया जो है अबाउट 3 मिलीमीटर मीडियल टू द म्यूकोला
एज द अपटेक डिस्क और 3 मिलीलीटर मीडियल साइड पर क्या होती है, अपटेक डिस्क कहाँ पर, म्यूकोला ल्यूटिया से प्रेजेंट होती है। नर्व फाइबर फॉर्म ऑल रीजन ऑफ द रेटिना कवरेज ऑन द पॉइंट एंड एग्जैक्ट द आई टू फॉर्म द अपटेक नर्व्स। क्या होती है, ऑल जो नर्व फाइबर्स होते हैं ऑल रीजन ऑफ द रेटिना से वो एक पॉइंट पर क्या करते हैं, एग्जैक्ट आउट हो रहे होते हैं और उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, अपटेक डिस्क, और वहाँ से आगे कंटिन्यू होती है अपटेक नर्व। द अपटेक डिस्क कंटेन नो रिसेप्टर सेल सो इट प्रोड्यूस अ ब्लाइंड स्पॉट। अब ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, जहाँ से अपटेक नर्व निकलती है तो वहाँ पर किसी भी किस्म की विजुअलाइजेशन नहीं होती है, वहाँ पर किसी भी किस्म की अपटेक रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, सेल्स मौजूद नहीं होते हैं जो विजुअलाइजेशन करते हैं, तो उसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ये हो गया रेटिना जहाँ से अपटिक नर्व एंटर होती है, तो जहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होते हैं, इस जगह पर विजुअलाइजेशन नहीं होती है, इसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। अगर रेज यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करे तो यहाँ पर किसी भी किस्म का इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। ये बैक साइड ऑफ द रेटिना है जिसे हमने फंडस बोला था। फोटोरिसेप्टर सेल्स क्या है, फोटोरिसेप्टर सेल्स आर द सेल्स दैट एब्जॉर्ब लाइट एंड जनरेट अ केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फोटोरिसेप्टर सेल्स वो सेल्स होते हैं जो लाइट रेज को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रोड्यूस करते हैं। देयर आर 3 काइंड ऑफ फोटोरिसेप्टर्स इन द रेटिना। रेटिना में कितने टाइप्स के फोटोरिसेप्टर्स होते हैं, 3 टाइप ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं फोटोरिसेप्टर रेटिना में। एक को हम रॉड्स बोलते हैं, दूसरे को कोन्स, और थर्ड वन एज द गैंग्लियन, जो क्या है, जो नर्व सेल्स है जो न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं। दीज आर स्पेशल नर्व सेल्स। ये तीनों क्या है, नर्व सेल्स है, कोन्स, रॉड्स एंड गैंग्लियन सेल्स। रॉड कंटेन अ प्रोटीन पिगमेंट कॉल्ड रोडोप्सिन। अब रॉड क्या होते हैं, रॉड में एक पिगमेंट प्रेजेंट होती है, प्रोटीन पिगमेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रोडोप्सिन बोलते हैं। रॉड सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट विजन। अब रॉड सेल जो होते हैं ये क्या करते हैं, नाइट विजन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हमें डार्क विजन प्रोवाइड करती है। अगर एक चीज़ को हम देखें तो हमें जस्ट फील होता है कि ये चीज़ मौजूद है, जो ब्लैक एंड वाइट हो रहा होता है कि आया हाँ यहाँ पर कोई चीज़ मौजूद है, मगर फिर हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि इसका कलर किस टाइप का है, ब्लैक है, डार्क है, ब्लू है, ग्रीन है। तो रॉड सेल जो होते हैं, जो रोडोप्सिन पिगमेंट जिसमें प्रेजेंट होता है, तो ये ओनली नाइट विजन में ये क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, और इसके थ्रू हम जस्ट ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई चीज़ प्रेजेंट है, ब्लैक एंड वाइट हो रहा होता है, और बाकायदा उसके अलावा हमें कलर का पता नहीं चलता है। तो ये काम है किस चीज़ का, जो ओनली जो है पिगमेंट जो है वो ओनली उस चीज़ को जो हम देख सकते हैं, बाकी उसकी कलर को हम विजुलाइज नहीं कर सकते कि किस कलर का है। तो ये रॉड सेल का काम है और ये नाइट टाइम में एक्टिव होते हैं। फिर है कौन सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे फोटोपिक। इसको हम फोटोपिक विजन भी बोल सकते हैं, एज वेल एज कलर विजन भी बोल सकते हैं, कि जब हमने किसी चीज़ को देख लिया तो रॉड सेल के थ्रू हमने इसको विजुलाइज नहीं कर दिया कि ये कलर कौन सा है। तो अब कौन सेल जो होते हैं ये डे टाइम में फोटोपिक होते हैं, डे टाइम में एक्टिव होते हैं, फोटोपिक विजन करते हैं, और इसके थ्रू कौन के थ्रू हम क्या करते हैं, कलर को क्या करते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं कि आया ये कलर कौन सा है, ब्लैक है, वाइट है, ग्रीन है, ब्लू है, जितने भी टाइप्स है तो वो कौन के थ्रू कर सकते हैं। द कौन सेल्स हैव अ विजुअल पिगमेंट एज फोटोप्सिन, रोडोप्सिन रॉड सेल्स में, एंड फोटोप्सिन जो कलर पिगमेंट होता है, विजुअल पिगमेंट फोटोप्सिन, वो कहाँ, कौन में प्रेजेंट होता है। एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। देयर आर 3 काइंड ऑफ कॉन्स दैट एब्जॉर्ब डिफरेंट काइंड ऑफ वेवलेंथ लाइट। और फिर हमारे पास 3 टाइप्स के क्या होते हैं, फोटोप्सिन्स होते हैं, कॉन्स होते हैं, जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। गैंग्लियन सेल्स क्या होते हैं, गैंग्लियन सेल्स आर द लार्जेस्ट न्यूरॉन्स ऑफ द रेटिना। ये न्यूरॉन्स है जो रेटिना के सबसे लार्जेस्ट न्यूरॉन है। देयर एक्सॉन फॉर्म द अपटिक नर्व
और इसके एग्जान क्या करते हैं, ऑप्टिक नर्व को फॉर्म कौन करते हैं, गैंग्लियन सेल के एग्जान को। जब हम न्यूरॉन को स्टडी करेंगे तो तब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में हम एग्जान को स्टडी करेंगे, तब आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ पर याद रखिए कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर होते हैं, सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होती है, एग्जान्स होती है। तो गैंग्लियन सेल की जो एग्जान होती है वो किस चीज़ को फॉर्म करती है, ऑप्टिक नर्व को। सम ऑफ द गैंग्लियन सेल एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स टू द ब्रेन स्टीम न्यूक्लियाई दैट कंट्रोल पल्पिलरी डायमीटर। अब सम ऑफ द गैंग्लियन सेल्स क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करती है और इस लाइट को ट्रांसमिट करती है सिग्नल की फॉर्म में ब्रेन स्टीम को, और ब्रेन स्टीम फिर क्या करती है, जो हमारे पास पल्पिलरी डायमीटर है, जो पपिल की डायमीटर है उसको कंट्रोल करता है। अगर कोई चीज़ हमसे दूर हो तो पपिल के डायमीटर को एनलार्ज करती है, कोई चीज़ नज़दीक आता है तो उसको हम क्या करते हैं, पपिल के डायमीटर को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो ये काम किस चीज़ का है, गैंग्लियन सेल्स का है। ये रॉड सेल्स है और कौन सेल्स है। रॉड सेल जो नाइट टाइम में रोडोस्पेन जो होते हैं एक्टिव होते हैं, जबकि कौन सेल जो है डे टाइम में पोटोस्पेन जिसे हम बोलते हैं एक्टिव होते हैं। ये कलर को विजुअलाइज करती हैं और ये जस्ट हमें डार्क एंड वाइट बता रहा होता है कि कोई चीज़ प्रेजेंट है, बाकी कलर को विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन किस तरह की होती है, द आई इज जस्ट लाइक अ कैमरा। आई क्या है, जस्ट लाइक अ कैमरा है। Its optical element focus an image of an object on a light sensitive film called retina। और जो फॉर्मेशन ऑफ द इमेज होती है कहाँ पर होती है, रेटिना पर होती है। इमेज फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 प्रोसेस। अब इमेज फॉर्मेशन में कितने प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, रिफ्रैक्शन, एक्यूमुलेशन एंड कंस्ट्रक्शन। रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय द लेंस एंड कॉर्निया। बेंडिंग ऑफ द लाइट, अब जैसे ही हमारे पास कोई चीज़ पड़ा हुआ है उससे लाइट रेज आ गए, अब रिफ्रैक्ट होगी ये लाइट रेज किस चीज़ से, लेंस से और कॉर्निया से, ताकि ये रिफ्लेक्ट होके डायरेक्टली जाके करेक्ट पोजीशन पर ये फॉल करे रेटिना पे। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और ये रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ से होती है, तो लेंस से भी होती है और कॉर्निया से भी होती है। 75% कॉर्निया से, जबकि ओनली 25% जो है वो रेटिना से क्या होती है, रेटिना से रिफ्लेक्ट होती है। एक्कोमोडेशन क्या है, चेंज इन द शेप ऑफ द लेंस। अब इस लेंस की शेप में चेंजेस आते हैं। कोई चीज़ नज़दीक हो तो लेंस लेंस की चीज़ में एक तरह की डिफरेंस आएगा, दूर हो तो उसमें डिफरेंस आएगा। जो लेंस की शेप में जो डिफरेंस आते हैं उसको हम एक्कोमोडेशन बोलते हैं। और कंस्ट्रक्शन क्या होता है, नार्विंग ऑफ द पपिल। अब कोई चीज़ नज़दीक हो तो पपिल हमारे पास डायमीटर कम होता है और उसको कम करने का काम कौन कर रहा होता है, जो हमने लिगामेंट्स पढ़ा जो सेलरी बॉडी के साथ अटैच होती है, तो उस लिगामेंट का काम क्या होता है, उस पपिल की डायमीटर को कंट्रोल करना। तो पपिल की डायमीटर कम होना या ज़्यादा होना, इसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और इस तरह से पपिल का कंस्ट्रक्शन होना, एक्कोमोडेशन होना और रिफ्रैक्शन होना, इसके थ्रू हमारे पास रेज जाके फॉल होती है रेटिना पर, और फिर रेटिना क्या करती है, इमेज की विजुअलाइजेशन करती है। लाइट एंड डार्क एडाप्टेशन। लाइट एडाप्टेशन क्या होती है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक। लाइट एडाप्टेशन अकर व्हेन यू गो फ्रॉम द डार्क एंड टू द ब्राइट लाइट। लाइट एडाप्टेशन कहाँ कब होती है, जब हम डार्क से, जब जहाँ पर लाइट कम हो उससे ब्राइट लाइट की तरफ जब हम जाते हैं तो वहाँ पर लाइट एडाप्टेशन होती है। इम्पॉर्टेंट है वाइवा और एमसीक्यूज़ के लिहाज से कि लाइट एडाप्टेशन कब होती है, जब हम डार्क से कहाँ होती हैं, ब्राइट की तरफ जाते हैं। गोइंग फ्रॉम डार्क एंड टू द ब्राइट लेफ्ट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ओपन आइज। जब हम लाइट से डार्क से लाइट की तरफ जाती है, जब हम डार्क से लाइट की तरफ जाते हैं, जब तेज़ लाइट की तरफ हम जाते हैं तो ये हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम वहाँ पर आंख खोलें, क्योंकि वहाँ की लाइट रेज की वेवलेंथ और उसकी स्ट्रेंथ अलग होती है। बिकॉज ऑफ अ हार्श ग्लेरी विच ओवर स्टिमुलेट द रेटिनाज।
क्योंकि रेटिना पर जो इमेज की फॉर्मेशन होती है उसको स्टिमुलेशन चाहिए कि लाइट रेज जो है अभी ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए जब हम डायरेक्ट किसी तेज़ लाइट के अगर हमारे आंखें बंद हो एकदम से बिजली आ जाए तो बिजली नहीं है कमरे में, हम बैठे हुए एकदम से लाइट आ जाए रात के टाइम, तो हम उस लाइट को डायरेक्टली ऐसा नहीं देख सकते हैं क्योंकि हमारे रेटिना जो है वो एक्टिव नहीं है इमेज फॉर्मेशन के लिए। द पुपिल क्विकली कंट्रैक्ट टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलेशन, तो उस टाइम क्या होता है पुपिल जो है क्विकली हमारे पास कंट्रैक्ट हो जाता है। एंड कॉन्स टेक ओवर, और कॉन जो है वो टेक ओवर हो जाते हैं। देखिए जब हम लाइट से डार्क लाइट से ब्राइट लाइट की तरफ जाते हैं तो डार्क लाइट में हमने बता दिया कि रॉड्स काम करते हैं, जबकि ब्राइट लाइट में कॉन्स काम करते हैं। तो अब स्टिमुलेशन के लिए टाइम चाहिए होता है, तो वो टाइम कितना होता है 5 to 10 मिनट का टाइम लेता है कि अब अगर हमारे पास लाइट कम है और तेज़ लाइट की तरफ जब हम जाते हैं तो वहाँ पर रॉड्स के ऊपर कॉन्स जो है वो टेक ओवर होंगे क्योंकि कलर को विजुअलाइज करते हैं। तो उस वजह से जब हम किसी डार्क लाइट से ब्राइट लाइट की तरफ जाते हैं तो उस वजह से हम प्रॉपरली 5 to 10 मिनट जो है वो रिस्टोरेशन में लगती है। रिस्टोरिंग ऑफ द विजन ऑफ द लाइट में क्या होती हैं 5 to 10 मिनट लगते हैं, तो इजीली हम देख भी नहीं सकते। डार्क एडाप्टेशन क्या होते हैं, जब हम ब्राइट लाइट से जाते हैं किस चीज़ की तरफ, डार्क लाइट की तरफ, तो ये डार्क एडाप्टेशन कहलाता है। अकर व्हेन यू गो फ्रॉम द ब्राइट लाइट एंड टू डार्क, जब हम ब्राइट लाइट से डार्क लाइट की तरफ, कमज़ोर लाइट की तरफ जाते हैं तो ये डार्क एडाप्टेशन कहलाता है। द रॉड पिगमेंट इज ब्लेचड एंड द लाइट, अब जो रॉड पिगमेंट जो है जो हमने पहले बता दिया रोडोस्पेन, वो क्या हो जाती है ब्लेच हो जाती हैं ब्राइट लाइट में। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट रोडोस्पेन रीजनरेट विद इन 20 मिनट्स, और जब एब्सेंस ऑफ लाइट हो ब्राइट लाइट ना हो तो फिर हमारे पास दोबारा से जनरेट हो जाते हैं क्या रोडोस्पेन जनरेट हो जाते हैं, मगर कितने टाइम में 20 मिनट्स में। डायलेशन ऑफ द पिपल्स आल्सो हेल्प्स बाय एडमिटिंग मोर लाइट टू द आई, अब जो डायलेशन पिपल की जो डायलेशन होती है, कंस्ट्रक्शन एंड डायलेशन ऑफ पिपल होती है, तो ये हमें हेल्प आउट कर रहा होता है किस चीज़ के कि लाइट जो है वो ज़्यादा एंट्री हो जाए या कम एंट्री हो जाए। तो ये सबसे जो हमारे पास इंटरेस्टिंग टॉपिक है डार्क एडाप्टेशन लाइट एडाप्टेशन है, इसके हम जो है डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ ये याद रखिए कि लाइट एडाप्टेशन वो है जब हम किसी डार्क जगह से ब्राइट लाइट की तरफ जाते हैं तो उस टाइम पर क्या होगा, रॉड्स जो है वो डीएक्टिव हो जाएंगे और कॉन्स जो है वो टेक ओवर करेंगे और 5 to 10 मिनट उसमें लगेंगे। जबकि डार्क एडाप्टेशन वो है जब हम किसी ब्राइट लाइट से डार्क लाइट की तरफ आ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं रोडोस्पेन पिगमेंट जो था रॉड जो है वो हमारे पास टेक ओवर लेंगे कॉन्स के और उसमें 20 मिनट्स लगते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द आई के साथ साथ मोस्ट ऑफ द टर्मिनोलॉजी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज भी पढ़ लिए और साथ ही साथ जितने भी की टर्म्स थे आई के हवाले से वो हमने स्टडी कर लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आ गया होगा। इसके अलावा जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है तो 2 टाइप ऑफ आई डिसऑर्डर जो मोस्ट कॉमन है द शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस, इसको मैं अपने दूसरी वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं और मेजॉरिटी 1 या 2 MCQs या वाइवा में शॉर्ट साइटेडनेस जिसे हम मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं, तो मोस्टली MCQs आते हैं उससे। तो शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस को मैं दूसरी वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं जिसका वीडियो लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप चाहे तो वो इजीली डिस्क्रिप्शन से जाकर वो शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस के वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। दूसरी वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।